हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम MHMGPE 007 जिस पेपर का नाम है गांधी के बाद अहिंसक आंदोलन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मद्य निषेध पर गांधी जी के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें इंट्रो में हम बताएंगे कि महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सामाजिक सुधारों से भी जोड़ा, जिसमें मद्य निषेध उनके प्रमुख नैतिक अभियानों में से एक था। उनका मानना था कि शराब का सेवन व्यक्ति, परिवार और समाज के नैतिक व आर्थिक पतन का कारण है। मद्य निषेध के नैतिक पक्ष की बात करें तो गांधी जी ने मद्यपान को पाप माना। उनका मानना था कि शराब व्यक्ति की आत्मा को भ्रष्ट करती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल नष्ट करती है। उनके अनुसार मद्यपान स्वराज के लिए सबसे बड़ा अवरोधक है, क्योंकि यह व्यक्ति की आत्मनियंत्रण की शक्ति को बिल्कुल समाप्त कर देती है। बात करें सामाजिक दृष्टिकोण की तो शराब के कारण परिवारों में हिंसा, दरिद्रता और अपराध बढ़ते हैं। महिलाओं और बच्चों को मद्यपान से सबसे अधिक कष्ट होता है। गांधी जी ने कहा कि जब तक मद्य निषेध नहीं होगा तब तक समाज में नैतिकता की स्थापना नहीं हो सकती। बात करें आर्थिक दृष्टिकोण की तो गांधी जी ने शराब पर करों से मिलने वाली आय को अस्वस्थ और अनैतिक आय माना। उनका मत था कि शराब पर कर हटाकर सरकार को अन्य वैध साधनों से राजस्व एकत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब से गरीब वर्ग की आय का बड़ा हिस्सा नष्ट होता है, जिससे शराब चक्र बना रहता है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध की बात करें तो गांधी जी ने मद्य निषेध को स्वदेशी और स्वराज से जोड़ा। उनके नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में शराब की दुकानों पर धरने दिए गए और उसका बहिष्कार किया गया। उनका मानना था कि मद्यपान पर रोक लगाने से लोगों में आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम विकसित होगा, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आवश्यक है। समाधान के उपाय। गांधी जी ने केवल कानूनी रोक की बजाय नैतिक शिक्षा और जन जागरण पर जोर दिया। उन्होंने चरखा और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित कर आर्थिक समस्याओं के समाधान का सुझाव दिया, ताकि लोग मद्यपान की ओर आकर्षित न हो। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि महात्मा गांधी का मद्य निषेध केवल शराब पर रोक का विचार नहीं था, बल्कि यह नैतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में एक कदम था। उनका मानना था कि मद्य निषेध के बिना पूर्ण स्वतंत्रता और स्वराज की स्थापना असंभव है। उन्होंने मद्य निषेध को व्यक्ति और राष्ट्र के आत्मनियंत्रण और नैतिक शुद्धता से जोड़ा, जिसे आज भी सामाजिक सुधार के प्रयासों में प्रेरणा स्रोत माना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक अच्छे से। अब हम अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के मुख्य तत्वों के बारे में बताइए। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार क्या, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सो डोंट बी वरी, ये वाले क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के मुख्य तत्वों के बारे में इसमें हमने बताना है। तो भूमिका में कि 1974 में बिहार आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन में व्यापक परिवर्तन लाना था। बात करें इसके मुख्य तत्व की तो नैतिक क्रांति, समाज में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की स्थापना, भ्रष्टाचार, झूठ और अनैतिक कार्यों के विरुद्ध जन चेतना का विकास। राजनीतिक क्रांति की बात करें तो राजनीति में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को समाप्त करना, जन भागीदारी आधारित लोकतंत्र की स्थापना करना और निर्वाचन सुधार और ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाना है।
सामाजिक क्रांति की बात करें तो जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और छुआछूत और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को बिल्कुल समाप्त करना है। आर्थिक क्रांति की बात करें तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, कृषि और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, भूमि सुधार और संसाधनों के समान वितरण पर बल देना। बात करें शैक्षिक क्रांति की तो शिक्षा को समाज और रोजगार से जोड़ना, चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा पर बल देना, शिक्षा में व्यावहारिकता और स्वावलंबन का विकास करना। और सांस्कृतिक क्रांति की बात करें तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सशक्त करना और सांस्कृतिक जागरूकता और स्वाभिमान का विकास करना। व्यक्तिगत क्रांति की बात करें तो आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण का विकास करना और व्यक्ति का आचरण समाज में परिवर्तन का आधार बने। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि जो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति थी ना, देखी ना आपने, सामाजिक क्रांति, व्यक्तिगत क्रांति, हर क्रांति मतलब हर जगह क्रांति थी। तो क्या हो गई ये संपूर्ण क्रांति? एक व्यापक परिवर्तन का कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य भारत में एक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त और आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करना था। उनके विचार आज भी युवाओं और समाज सुधारकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो है ग्रीन पीस को एक अहिंसक आंदोलन क्यों कहा जाता है। ग्रीन पीस पे चाहे शॉर्ट नोट चाहे फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा। तो ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में कनाडा में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, परमाणु परीक्षणों का विरोध और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। ग्रीन पीस को एक अहिंसक आंदोलन क्यों कहा जाता है? ग्रीन पीस को अहिंसक आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अहिंसक प्रतिरोध और विरोध प्रदर्शन के कारण ग्रीन पीस प्रदूषण, जंगलों की कटाई, वेल के शिकार और परमाणु परीक्षणों का विरोध अहिंसक तरीके से करता था। उनके कार्यकर्ता पर्यावरण विनाश की घटनाओं पर सीधी कार्रवाई करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा या हथियार का प्रयोग नहीं करते। सत्याग्रह और नागरिक अवज्ञा की रणनीति। ग्रीन पीस के अंदर गांधी जी की सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा की तर्ज पर होते हैं सारे काम। वे जहाजों को खतरनाक क्षेत्रों में ले जाकर परमाणु परीक्षण स्थलों के रास्ते में बैठकर परीक्षणों को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन हिंसात्मक टकराव से नहीं, बल्कि अहिंसात्मक तरीके से। संपत्ति को हानि न पहुंचाना। संगठन का प्रयास होता है कि उनके विरोध में सार्वजनिक या निजी संपत्ति को कोई नुकसान न हो। यदि विरोध प्रदर्शन में किसी चीज को रोका भी जाता है तो वे केवल प्रतीकात्मक और अहिंसक रूप में होना चाहिए। जागरूकता फैलाने पर जोर। ग्रीन पीस अपने अभियानों द्वारा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करता है, न कि किसी के विरुद्ध हिंसात्मक आंदोलन चलाता है। मीडिया और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से जनमत तैयार करना और उनके आंदोलनों की रणनीति होती है। नैतिक दृष्टिकोण की बात करें तो ग्रीन पीस मानता है कि पृथ्वी और प्रकृति का संरक्षण नैतिक दायित्व है और इसके लिए हिंसा का उपयोग नैतिक रूप से अनुचित है। उनका उद्देश्य पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करना है, हिंसा फैलाना नहीं। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि ग्रीन पीस को अहिंसक आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही और विरोध पूर्णतः अहिंसात्मक तरीके से करता है। यह संगठन गांधी जी की अहिंसा और नागरिक अवज्ञा के सिद्धांत को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन में लागू करने का उदाहरण है। तो ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़ना सारे आंदोलन, क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन आ जाता है कि कोई 2 गांधीवादी आंदोलन के बारे में बताओ, है ना, कोई 5 गांधीवादी आंदोलन के बारे में बताओ। तो इसमें जितने भी आंदोलन हम पढ़ने वाले हैं वो सभी गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से किए गए हैं।
आई होप आपको ये ग्रीन पीस वाला समझ में आ गया होगा अच्छे से। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइलेंट वैली आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। तो इसके इंट्रो में लिखेंगे क्या, भारत में पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में साइलेंट वैली आंदोलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह आंदोलन 1970 के दशक में केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित साइलेंट वैली के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को एक जल विद्युत परियोजना से बचाने के लिए शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने पर्यावरणीय चेतना और टिकाऊ विकास के विचार को भारत में नई दिशा दी। साइलेंट वैली के महत्व के बारे में बताएंगे कि साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में स्थित एक प्राचीन उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है और यहाँ लायन डेल्ट, मकाक जैसी कई दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ की पारिस्थितिक जलवायु संतुलन और जल संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परियोजना के प्रस्ताव की बात करते हैं। 1970 के दशक में केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने साइलेंट वैली में 103 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव रखा। इस परियोजना से क्षेत्र में 8.3 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जलमग्न होने की आशंका थी। इस क्षेत्र की जैव विविधता को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई देखो। साइलेंट वैली आंदोलन का नेतृत्व पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, लेखकों और स्थानीय लोगों ने किया। केरल साहित्यकार सुगाथा कुमारी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों और अन्य बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1976 में केरल साहित्य परिषद और मलयालम पत्रिकाओं में इस विषय को प्रमुखता से उठाया गया, जिससे जन जागरूकता बढ़ी। आंदोलन की विशेषताओं की बात करें तो अहिंसात्मक और जन भागीदारी आधारित आंदोलन, वैज्ञानिक शोध और तथ्य आधारित पर्यावरणीय प्रभाव को प्रस्तुत किया गया। स्थानीय जनजातियों और ग्रामीण समुदायों ने सक्रिय समर्थन किया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाई गई। सरकारी हस्तक्षेप और परिणाम। 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साइलेंट वैली को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का आश्वासन दिया और 1983 में केरल सरकार ने इस परियोजना को रद्द करने की भी घोषणा की। 1985 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। साइलेंट वैली आंदोलन का महत्व क्या रहा? यह भारत में पर्यावरणीय जन आंदोलन का प्रेरक बना। इसने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया। जैव विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण की दिशा में सरकार को निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित किया। इस आंदोलन ने भारत में पर्यावरणीय चेतना का विकास किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन से भी जोड़ा गया। जैव विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण की दिशा में सरकार को निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया इसने, और इस आंदोलन से भारत में पर्यावरणीय चेतना का विकास हुआ और इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन से जोड़ा गया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि साइलेंट वैली आंदोलन ने दिखाया कि संगठित, अहिंसात्मक और तथ्य आधारित संघर्ष के माध्यम से पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यह आंदोलन आज भी पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें प्राकृतिक और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब हम अपने अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो है, अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस और उसके सरदार सरोवर डैम की ओर अहिंसक आंदोलन की विवेचना कीजिए। या तो नर्मदा बचाओ पे शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके इंट्रो में लिखेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में पर्यावरण और विकास के बीच संघर्ष का प्रतीक रहा है। यह आंदोलन सरदार सरोवर डैम सहित नर्मदा घाटी में बनने वाले बड़े बांधों के कारण विस्थापन, पर्यावरणीय विनाश
और आदिवासी समुदायों के अधिकार के हनन के खिलाफ था, है ना। क्या परियोजना थी? सरदार सरोवर डैम बनाने की परियोजना थी। तो डैम बनता तो क्या होता, उसके आसपास के गांवों को क्या करना, खाली करवा रहे थे, तो विस्थापन हो रहा था। दूसरा, वहां पे और क्या होता, पर्यावरणीय विनाश हो रहा था और आदिवासी समुदायों का क्या है वो हनन हो रहा था। सरदार सरोवर परियोजना SSP, देखो क्या है, सरदार सरोवर बांध निर्माण नदी पर गुजरात में बनाया गया, जिसकी आधारशिला 1961 में रखी गई। इस परियोजना से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को सिंचाई और बिजली आपूर्ति का लाभ मिलना प्रस्तावित था। इसके कारण कई गांव जलमग्न होने और हजारों लोग विस्थापित होने की संभावना भी थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई, देखो 1985 में मेधा पाटेकर और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन का उद्देश्य था विस्थापित लोगों के पुनर्वास का, पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा और बांध की ऊंचाई पर पुनर्विचार करना था। फिर अहिंसक आंदोलन के स्वरूप में तो सत्याग्रह और जन भागीदारी आंदोलन महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह सिद्धांतों पर आधारित रहा। स्थानीय आदिवासी, किसान, महिलाएं और बच्चे शांतिपूर्ण विरोध में शामिल हुए। धरना और प्रदर्शन, बांध स्थल और विस्थापित गांव में धरने और भूख हड़तालें की गई। मेधा पाटेकर ने कई बार भूख हड़ताल पर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार और न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित किया। जल समर्पण जैसे अहिंसक तरीकों का उपयोग किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जल स्तर बढ़ने पर पानी में खड़े रहकर अपने संघर्ष को दर्शाया। बात करें कानूनी संघर्ष की तो NBA ने 1994 में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बांध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव की समीक्षा करने के बाद 2000 में बांध की ऊंचाई बढ़ाने की सशर्त अनुमति दी, साथ ही विस्थापितों के उचित पुनर्वास का भी आदेश दिया। यह भारत में पर्यावरणीय न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी मामला माना गया। आंदोलन की उपलब्धियों की बात करें तो बांध की ऊंचाई को लंबे समय तक नियंत्रित रखा गया, विस्थापित लोगों के पुनर्वास और मुआवजा पाने के अधिकार को स्थापित किया, नर्मदा घाटी के पर्यावरणीय प्रभाव पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई, विकास परियोजनाओं में जन भागीदारी और पर्यावरणीय मूल्यांकन को अनिवार्य बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया गया। तो आंदोलन की आलोचना की बात करें तो राज्य सरकारें और कई लोग मानते हैं कि आंदोलन के कारण विकास परियोजना में देरी और लागत में वृद्धि हुई। कुछ लोग इसे विकास विरोधी मानते हैं, जबकि NBA ने इसे जनहित और पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा बताया। तो इसके निष्कर्ष में क्या लिखेंगे हम कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर डैम के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का उदाहरण प्रस्तुत किया, जहां विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध, सत्याग्रह और कानूनी रास्ते का सहारा लिया गया। यह आंदोलन आज भी भारतीय पर्यावरणीय आंदोलन और विस्थापन नीति में जनहित पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के लिए एक प्रेरक उदाहरण बना हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव को खत्म करने में रंग विरोधी आंदोलन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। कभी इस तरीके से क्वेश्चन आता है और कभी कभी आता है कि संयुक्त राष्ट्र की इसमें भूमिका बताइए। तो मैंने इसमें संयुक्त राष्ट्र वाला भी इंक्लूड कर दिया, चाहे इतना आए चाहे वो भी आए, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना पाओगे। तो देखो क्या लिखेंगे, पहले पृष्ठभूमि बताते हैं इसकी। 1948 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति लागू हुई, जिसके अंतर्गत जो अश्वेत और श्वेत ना, काले और गोरे और रंग बिरंगे लोगों के बीच कठोर भेदभाव किया गया। अश्वेतों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और राजनीतिक अधिकारों में भेदभाव का सामना करना पड़ा। किनको? जो काले थे, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था
और कई सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश वर्जित था। तो रंगभेद विरोधी आंदोलन की भूमिका। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस एएनसी 1912 में स्थापित यह आंदोलन रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का महत्वपूर्ण नेतृत्व बना। नेल्सन मंडेला, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू जैसे नेता एएनसी के माध्यम से रंगभेद समाप्ति के संघर्ष में शामिल हुए। अहिंसक आंदोलन और प्रतिरोध। 1952 में डिफेंस कैंपेनिंग के माध्यम से अश्वेतों ने रंगभेद कानूनों का उल्लंघन कर शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। 1960 में शार्पविले नरसंहार में 69 यानी कि 69 अश्वेत आंदोलनकारियों की हत्या के बाद संघर्ष ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया। 1976 में सोवेटो विद्रोह में छात्रों और युवाओं ने रंगभेद विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें कई लोग मारे भी गए। सशस्त्र संघर्ष। शांति से बदलाव न आने पर एएनसी ने 1961 में एक सशस्त्र संगठन का गठन किया। नेल्सन मंडेला और अन्य नेताओं ने सशस्त्र प्रतिरोध के साथ रंगभेद समाप्ति की दिशा में भी कार्य किए। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात करें तो रंगभेद विरोधी आंदोलन को वैश्विक स्तर पर नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक समर्थन मिला। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर आर्थिक प्रतिबंध और खेल प्रतिबंध लगाए, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा। यूएनओ की इसमें क्या भूमिका रही? आर्थिक और राजनीतिक दबाव। 1962 में यूएनओ ने दक्षिण अफ्रीका पर रंगभेद नीति के कारण स्वैच्छिक आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। 1977 में दक्षिण अफ्रीका पर हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। 1980 के दशक में यूएनओ ने रंगभेद नीति की कड़ी आलोचना करते हुए अलगाव को समाप्त करने का आह्वान किया। विशेष समितियों का गठन। 1963 में विशेष रंगभेद विरोधी समिति बनाई गई। यूएनओ ने दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच और वैश्विक स्तर पर रंगभेद विरोधी चेतना बढ़ाई। नैतिक समर्थन की बात करें तो नेल्सन मंडेला और अन्य रंगभेद विरोधी नेताओं की रिहाई के लिए यूएनओ ने प्रस्ताव पारित किए। दक्षिण अफ्रीका की नीतियों के खिलाफ विश्व जनमत बनाने में यूएनओ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। परिणाम क्या हुआ? रंगभेद का अंत। 1990 में नेल्सन मंडेला रिहा हुए। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जिसमें नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने। रंगभेद की आधिकारिक समाप्ति हुई और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन ने शांतिपूर्ण विरोध, जन जागरूकता, सशस्त्र संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से रंगभेद नीति के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें यूएनओ ने नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालकर रंगभेद समाप्ति की प्रक्रिया को और तेज किया और यह संघर्ष आज भी सामाजिक न्याय और मानवाधिकार आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लाची माड़ा अभियान। ये कोका कोला की कंपनी के खिलाफ हुआ था। तो बताएंगे कि स्थान था प्लाची माड़ा गांव और पलक्कड़ जिला केरल में। ये आंदोलन कोका कोला कंपनी के खिलाफ पानी और पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू हुआ। कोका कोला ने 2000 में यहाँ बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया था। अब समस्या क्या हुई? फैक्ट्री ने भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ? जल स्तर गिर गया, पानी की गुणवत्ता खराब हो गई और जल में फ्लोराइड और अन्य खनिज बढ़ गए। खेतों की उर्वरता घटी और लोग पीने के पानी की कमी से प्रभावित होने लगे। आंदोलन की शुरुआत 20 अप्रैल 2002 से स्थानीय आदिवासी महिलाओं ने प्लांट के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व आदिवासी महिलाओं की भूमिका इसमें प्रमुख रही। प्लाची माड़ा कोका कोला विरोध समिति का गठन हुआ। आंदोलन की विशेषताएं थी
कि अहिंसक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, जल अधिकार और पर्यावरण न्याय पर आधारित था। स्थानीय समुदाय, पर्यावरण कार्यकर्ता और एनजीओज का सहयोग इसको मिला। पानी को जीवन के अधिकार से जोड़ने की पहल भी इसमें की गई। कानूनी कार्यवाही की बात करें तो 2003 में केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया। कोका कोला ने उच्च न्यायालय में अपील की, पर जनता के दबाव के कारण फैक्ट्री बंद रही। 2004 में केरल हाईकोर्ट ने फैक्ट्री के जल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। आंदोलन का महत्व क्या रहा? यह आंदोलन पानी के अधिकार को मानव अधिकार से जोड़ने का प्रतीक बनना, पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। कॉरपोरेट जिम्मेदारी और स्थानीय समुदायों के अधिकार के बीच संतुलन की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि प्लाचीमाड़ा आंदोलन ने दिखाया कि स्थानीय समुदायों के संगठित और अहिंसात्मक संघर्ष से प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सकती है। इसने पानी के निजीकरण और पर्यावरणीय न्याय पर राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया और जल संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया। आई होप आप समझ गए होंगे क्या था कोका कोला क्या कर रही थी। पानी का अत्यधिक दोहन कर रही थी, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मेन कारण यही था इस आंदोलन का। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिहरी बचाओ आंदोलन और हिमालय क्षेत्र को बचाने के लिए इसके अहिंसक संघर्ष का परीक्षण कीजिए। तो इसमें बताएंगे टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भागीरथी और बिलांगना नदियों के संगम पर प्रस्तावित की गई। यह परियोजना भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना में से एक थी। उद्देश्य था 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करना और सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करना। विवाद और चिंताओं की बात करें तो पर्यावरणीय चिंता, हिमालय क्षेत्र में बांध बनाने से भूकंप संभावित क्षेत्र में आपदा का खतरा हो सकता था। पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। गाद और जल प्रदूषण में वृद्धि होती। सामाजिक चिंता की बात करें तो 100 से अधिक गांव और पुरानी टिहरी नगरी में डूबने का खतरा था। हजारों लोग विस्थापित होने की स्थिति में थे। पुनर्वास और मुआवजा नीति में असमानताएं थी। टिहरी बचाओ आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई? 1978 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में टिहरी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन का उद्देश्य था टिहरी बांध के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को उजागर करना, हिमालय क्षेत्र की पारिस्थितिकी रक्षा करना, परियोजना को रद्द कराने या इसके विकल्प को तलाशने का। अहिंसक संघर्ष का स्वरूप सत्याग्रह और उपवास। सुंदरलाल बहुगुणा ने कई बार अनशन, भूख हड़ताल कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। अहिंसात्मक प्रदर्शन और शांतिपूर्ण मार्च आयोजित किए गए। जन भागीदारी, स्थानीय लोग, किसान, महिलाएं और छात्र आंदोलन में शामिल हुए। हिमालय क्षेत्र में पर्यावरणीय चेतना फैली। विकास और पर्यावरण में संतुलन की मांग। बहुगुणा जी ने इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी का नारा दिया। विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय अध्ययन और जन भागीदारी की वकालत भी की। आंदोलन के प्रभाव की बात करें तो परियोजना में कई वर्षों तक देरी हुई। सरकार को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करने और पुनर्वास नीति बनाने पर मजबूर किया गया। हिमालयी पारिस्थितिकी और विकास के बीच संतुलन पर राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। आंदोलन ने भविष्य की विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन और स्थानीय समुदाय की सहमति की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया। इसके परिणाम ये हुए कि भारी जन विरोध और विरोध प्रदर्शन के बावजूद टिहरी बांध 2006 में पूरा हुआ। पुरानी टिहरी नगरी जलमग्न हो गई और लोगों का पुनर्वास किया गया। फिर भी आंदोलन ने हिमालय क्षेत्र के पर्यावरणीय महत्व और पर्यावरणीय आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे
टहरी बचाओ आंदोलन ने अहिंसक संघर्ष और गांधीवादी तरीकों से हिमालय क्षेत्र की पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए प्रयास किए। यह आंदोलन दिखाता है कि स्थानीय समुदाय और पर्यावरण कार्यकर्ता मिलकर विकास परियोजनाओं के दुष्परिणामों को उजागर कर सकते हैं। आंदोलन ने भारत में पर्यावरणीय न्याय और टिकाऊ विकास की दिशा में नई सोच को जन्म दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है चिपको आंदोलन, जिसके बारे में आपने बहुत सुना है। तो क्या चिपको आंदोलन गांधीवादी दर्शन पर ही आधारित था, ये स्पष्ट करना है। तो इसकी भूमिका में लिखेंगे कि चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के गोपेश्वर यानी कि चमोली में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना और पर्यावरण की रक्षा करना था। इस आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही और उन्होंने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को बचाया। गांधीवादी दर्शन के प्रमुख तत्व थे महात्मा गांधी का दर्शन, अहिंसा और सत्याग्रह, ग्रामीण स्वावलंबी और पर्यावरण के प्रति सह अस्तित्व की भावना, स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय समुदाय का अधिकार, आत्मनिर्भरता और सादगी, शांति और जन भागीदारी पर आधारित परिवर्तन। चिपको आंदोलन में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव, अहिंसक प्रतिरोध। आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। ग्रामीण महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी ताकि लकड़ी काटने वाले मजदूर पेड़ों को काट न सके। सत्याग्रह और जन भागीदारी। पेड़ों की रक्षा के लिए सत्याग्रह और शांतिपूर्ण प्रतिरोध का तरीका अपनाया गया। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल हुए। पर्यावरण और ग्राम स्वावलंबन। आंदोलनकारियों का कहना था कि जंगल उनके जल, जमीन और जीवन का स्रोत है। गांधी जी के ग्रामीण स्वावलंबन के विचार से प्रेरित होकर स्थानीय संसाधनों की रक्षा की गई। सादगी और आत्मनिर्भरता। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे नेता गांधीवादी जीवन शैली और पर्यावरणीय नैतिकता का पालन करते थे। उन्होंने इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी का नारा दिया। क्या यह पूरी तरह गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? हाँ, इन बिंदुओं पर गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। कैसे? अहिंसक संघर्ष और सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। ग्रामीण जीवन, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के सह अस्तित्व की रक्षा की गई थी। लेकिन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वन नीति में बदलाव और पर्यावरण संरक्षण था, जो गांधी के ग्रामीण विकास के दर्शन से प्रेरित तो था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम जैसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित नहीं था। यह एक आधुनिक पर्यावरणीय आंदोलन भी था, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया गया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि चिपको आंदोलन गांधीवादी दर्शन के मूल तत्वों पर आधारित था, विशेषकर अहिंसा, सत्याग्रह, ग्रामीण स्वावलंबन और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के दृष्टिकोण पर। हालांकि यह एक पर्यावरणीय आंदोलन था जिसने गांधी के विचारों को आधुनिक पर्यावरणीय संदर्भ में लागू कर एक व्यवहारिक रूप प्रदान किया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोलैंड में एकजुटता आंदोलन। तो पोलैंड में सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट शासन था। आर्थिक असमानता, महंगाई, राजनीतिक दमन और स्वतंत्रता के अभाव से जनता असंतुष्ट थी। श्रमिकों और जनता में बेहतर जीवन, स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग तेजी से बढ़ रही थी। एकजुटता आंदोलन की उत्पत्ति 1980 में गदान्स्क के शिपयार्ड में हड़ताल से इसकी शुरुआत हुई। नेतृत्व लेज वालेसा ने किया, जो एक इलेक्ट्रीशियन और श्रमिक नेता थे। हड़ताल ने स्वतंत्र ट्रेड यूनियन, राजनीतिक स्वतंत्रता और बेहतर मजदूरों की मांग की। एकजुटता संगठन की स्थापना। कई बार पोलैंड में एकजुटता आंदोलन की जगह सॉलिडरिटी भी लिखा आता है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना, वो भी एक ही बात है। अगस्त 1980 में एकजुटता नामक पहली स्वतंत्र और गैर सरकारी ट्रेड यूनियन बनाई गई। क्या नामक? सॉलिडरिटी। कम्युनिस्ट पूर्व यूरोप में यह अभूतपूर्व घटना थी।
कुछ ही महीनों में इसमें 1 करोड़ से अधिक सदस्य शामिल हो गई। आंदोलन की विशेषताओं की बात करें तो अहिंसात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और वार्ता पर बल दिया गया है इसमें। व्यापक जन समर्थन तो मजदूर, बुद्धिजीवी, किसान और चर्च का समर्थन इसे प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर बल दिया गया। राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मांग की गई। सरकारी प्रतिक्रिया की बात करें तो दिसंबर 1981 में पोलिश सरकार ने मार्शल लॉ यानी कि अधिकारों का निलंबन घोषित कर दिया। एकजुटता को प्रतिबंधित कर दिया गया और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु आंदोलन का दबाव जारी रहा। परिणाम क्या हुए? 1989 में पोलैंड में गोलमेज सम्मेलन हुआ। सरकार ने एकजुटता को मान्यता दी और आंशिक स्वतंत्र चुनाव कराने पर सहमति दी। चुनाव में एकजुटता ने भारी जीत हासिल की। लेज वालेसा राष्ट्रपति बने और पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन का अंत हुआ। महत्व क्या रहा? यह आंदोलन पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन के पतन का अग्रदूत बना। शीत युद्ध के दौरान लोकतांत्रिक आंदोलनों को प्रेरणा मिली। पोलैंड में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थापना में मील का पत्थर ये साबित हुआ, यानी कि इम्पोर्टेंट रहा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसने, और इससे सोवियत संघ में भी बदलाव की हवा चली। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे, पोलैंड में एकजुटता आंदोलन एक अहिंसात्मक, श्रमिक आधारित और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ऐतिहासिक उदाहरण है। इसने दिखाया कि संगठित और शांतिपूर्ण जन संघर्ष से राजनीतिक परिवर्तन लाया जा सकता है और समाज में लोकतंत्र की स्थापना संभव है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है जल संरक्षण के लिए लोगों की पहलों पर एक निबंध लिखना है, या जल संरक्षण पे भी एक ऐसे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो जल जीवन का मूल आधार है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से, शहरीकरण होने से, प्रदूषण से और इसके अनियमित उपयोग के कारण जल संकट गहराता जा रहा है। सरकार की योजनाओं के साथ साथ लोगों द्वारा किए गए प्रयास जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन पहलों से क्या हुआ है? समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और सहभागिता को बढ़ाया गया। जल संरक्षण की आवश्यकता की बात करें तो जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण जल संकट बढ़ रहा है। भूजल स्तर में गिरावट हो रही है। कृषि और घरेलू उपयोग में पानी की बर्बादी अधिक है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण अनिवार्य है। लोगों की पहलों का उदाहरण की बात करें तो जल संचय और वर्षा जल संचयन। राजस्थान में राजेंद्र सिंह ने तरुण भारत संघ के माध्यम से जोड़ और तालाब बनाकर जल संरक्षण किया। शहरी क्षेत्रों में लोगों ने वर्षा जल संचय प्रणाली को अपनाया। पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन। महाराष्ट्र में अन्ना हजारे ने रालेगण सिद्धि में नालेबंदी और वृक्षारोपण कर जल संरक्षण किया। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में चेक डैम और परंपरागत बावड़ियों का पुनरुद्धार किया गया। सामुदायिक भागीदारी की बात करें तो मध्य प्रदेश में पानी पंचायत मॉडल द्वारा किसानों ने पानी के न्यायसंगत वितरण और संरक्षण की दिशा में कार्य किया। कई गांवों में जल बिरादरी जैसे संगठनों ने जल संरक्षण और पानी के बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए। स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण की बात करें तो नदियों की सफाई, औद्योगिक प्रदूषण कम करने और कचरा प्रबंधन में समाज की भागीदारी बढ़ी है। स्वच्छ गंगा अभियान में लोगों ने नदी तटों पर सफाई और पौधारोपण किया। जल संरक्षण में तकनीकी पहल, टपक सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई अपनाकर पानी की बचत की गई और स्मार्ट मीटरिंग और जल रिसाव नियंत्रण किया गया। घरों में पानी की बचत के उपकरणों का उपयोग किया गया।
इन पहलों का क्या महत्व रहा? भूजल स्तर में सुधार हुआ, वर्षा जल का संचय कर सूखे की समस्या को कम किया गया, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, और कृषि उत्पादन और ग्रामीण आजीविका में सुधार करने के लिए और लोगों में जल संरक्षण की जिम्मेदारी का विकास भी हुआ। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि जल संरक्षण एक सामाजिक जिम्मेदारी है। लोगों द्वारा किए गए प्रयास दिखाते हैं कि जन भागीदारी, पारंपरिक ज्ञान और तकनीकी उपयोग के संयोजन से जल संकट को कम किया जा सकता है। भविष्य की जल सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण का हिस्सा बनना होगा। यह समाज, पर्यावरण और विकास के लिए एक स्थायी और आवश्यक कदम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगला और लास्ट टॉपिक है ये, भारत में नए किसान आंदोलन पर बहस का परीक्षण कीजिए। तो इसके इंट्रो में लिखेंगे कि भारत में किसान आंदोलन ऐतिहासिक रूप से हुए, लेकिन 1970 के दशक के बाद कुछ नए किसान आंदोलन उभरे जिन्हें नए किसान आंदोलन कहा गया। ये आंदोलनों की प्रकृति, संगठन और मांगों के कारण पुराने आंदोलनों से अलग थे। इन पर विद्वानों के बीच ये बहस रही है कि क्या ये आंदोलनों ने किसानों की वास्तविक समस्या का समाधान किया या नहीं। नए किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करें तो हरित क्रांति के प्रभाव से कृषि में तकनीकी प्रगति हुई और क्षेत्रीय असमानता, लागत बढ़ोतरी और बाजार निर्भरता भी बढ़ी। मंडी व्यवस्था, एमएसपी, उर्वरक व बिजली सब्सिडी से जुड़े मुद्दे उभरे और 1980 के दशक में शरद जोशी का शेतकारी संगठन महाराष्ट्र, भारत किसान यूनियन, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे संगठन सक्रिय हुए। ये आंदोलन मुख्यतः कृषि उपज की कीमतों में वृद्धि, बिजली की दरों में कटौती और ऋण माफी जैसी मांगों पर केंद्रित रहे। नए किसान आंदोलनों की विशेषताओं की बात करें तो मूल्य आधारित आंदोलन, लागत और मूल्य में अंतर, लाभकारी मूल्य की मांग, संगठित और क्षेत्रीय चरित्र, विशिष्ट फसलों, क्षेत्र और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित थे। संसदीय राजनीतिक दलों से दूरी, कुछ हद तक गैर राजनीतिक रूप से कार्यरत थे। कई मध्यम किसान वर्गों की भागीदारी, हरित क्रांति से लाभान्वित किसानों ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सांप्रदायिक या जातिगत मुद्दों से अलग रहना, ये सब अलग रहे क्योंकि इन्होंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ किसान के रूप में देखा। बहस और आलोचना की बात करें तो समर्थक दृष्टिकोण, किसानों की बाजार में सौदेबाजी की शक्ति बढ़ी, कृषि क्षेत्र में लाभकारी मूल्य की बहस को सामने लाया गया, किसानों में आत्मविश्वास व संगठित होने की शक्ति का विकास हुआ। अगर आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखें तो छोटे और भूमिहीन किसानों की समस्याएं इन आंदोलनों में उपेक्षित रही। सिर्फ फसल की कीमतों तक सीमित भूमि सुधार, श्रम, सिंचाई और संरचनात्मक मुद्दों पर तो चुप्पी रही। क्षेत्रीय और वर्ग विशिष्ट रहने के कारण व्यापक कृषि संकट पर प्रभाव सीमित रहा। उच्च जाति और मध्यम वर्गीय किसानों का प्रभुत्व, जिससे सामाजिक न्याय के मुद्दे गौण रहे। समकालीन संदर्भ में बात करें तो हाल में 2020 से 21 के किसान आंदोलन यानी कि कृषि कानून के विरुद्ध जो हुआ था ने दिखाया कि किसानों के आंदोलन आज भी महत्वपूर्ण है। इसमें नए किसान आंदोलन की कुछ विशेषताएं जैसे मंडी, एमएसपी पर जोर दिखाई दी, परंतु इसमें विभिन्न राज्यों, वर्गों और संगठनों का व्यापक एकीकरण भी हुआ। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भारत में नए किसान आंदोलनों ने किसानों की मूल्य आधारित समस्याओं को राजनीतिक विमर्श में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इनके दायरों की सीमाएं और छोटे किसानों की उपेक्षा इनकी प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाती है। वर्तमान में किसानों के आंदोलनों को टिकाऊ बनाने के लिए मूल्य आधारित मुद्दों के साथ साथ संरचनात्मक सुधार, जल संसाधन प्रबंधन और ऋण मुक्ति जैसे मुद्दों को शामिल करना आवश्यक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनमें से आपको आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आते हैं ना आपके, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं ना पेपर में, उसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन तो एग्जामिनर भी थोड़ा सा
ट्विस्ट करके देता ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर पेपर अच्छा जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के। तो और देखते रहिए जीके बैंक। थैंक यू।